हेलो, वेलकम गाइस। आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेटजी फॉर अपकमिंग जेके एसएसबी एग्ज़ामिनेशन। जैसे कि आप जानते हैं, बहुत सारे ऐसे एग्ज़ामिनेशन जो जेके एसएसबी द्वारा लिए गए थे उनको स्क्रैप कर दिया गया है। मैं यहाँ पे आपको कोई सिलेबस या कोई क्लासेस देने नहीं आया हूँ। मैं सिर्फ आपको एक स्ट्रेटजी बताऊँगा जो मैंने खुद इम्प्लीमेंट करी और उसी स्ट्रेटजी को आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। मैं उन स्टूडेंट्स को भी कहना चाहूँगा जो अभी शायद स्ट्रेस में हों या कुछ डिमोटिवेटेड फील कर रहे हों, क्योंकि कुछ डिसीजंस ऐसे आ गए हैं जिनमें हार्ड वर्किंग कैंडिडेट्स का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। मैं उनकी फीलिंग्स को समझ सकता हूँ और हमेशा उनके साथ, उनकी फीलिंग्स के साथ हूँ और हमेशा उनको सपोर्ट करने की कोशिश करूँगा अपने छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से। जैसे कि आप अभी देख पा रहे हैं कि स्क्रीन पे रेड कलर में लिखा है, एक थॉट लिखा है कि फेलियर्स टीच यू मोर देन परफॉर्मेंस, डोंट लेट इट होल्ड यू डाउन, कैरेक्टर इज फाउंड बाय फेलियर। अब जो भी घटना घटी है, जो भी हुआ है, चाहे वो एग्ज़ाम स्क्रैप हुआ है, चाहे वो कोई किसी बच्चे ने क्वालिफाई नहीं कर सका है, तो वो अपना मन छोटा ना करे, क्योंकि ये वक्त आप सब के लिए बहुत ही अमूल्य है, महत्वपूर्ण है, बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपसे यही उम्मीद करूँगा कि आप लोग अब ये चीज़ ठान लें कि हमने जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम है उसको क्रैक करके एक गवर्नमेंट सर्विस में जाना है। कोई भी मेरे से जितना भी हो पाएगा, मैं आपसे यही कहूँगा कि मैं हमेशा आप सबके साथ इस जंग में हूँ। ये एक किस्म की जंग है जो आपने अपने कैरियर के लिए लड़नी है। चलो आओ शुरू करते हैं कि हमें जेकेएसएसबी एग्ज़ाम को लेके किस तरह की स्ट्रेटजी को अपना के हमने करना है। सबसे पहली चीज़ मैं आपको यही कहूँगा कि जो बच्चा, जो एस्पिरेंट किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, उसको सबसे पहले मोटिवेशन चाहिए। वो क्यों कर रहा है? अब देखो, अगर किसी के पास अच्छा खासा अपना प्राइवेट बिजनेस है, अच्छा खासा पैसा है, तो मुझे नहीं लगता कि वो किसी गवर्नमेंट जॉब में जाने की चॉइस रखता होगा। कुछ ही लोग ऐसे होंगे जो शौक से गवर्नमेंट जॉब करना चाह रहे होंगे, लेकिन बेसिक चीज़ हम देखें तो मैक्सिमम मिडिल क्लास फैमिलीज़ का यही रहता है कि उनके एक इनकम सोर्स के लिए, वो एक परमानेंट इनकम सोर्स के लिए गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं। सबसे पहले आप ये देखें कि आपको क्यों करना है, क्यों लेनी है वो जॉब, क्योंकि वो चीज़ एक परमानेंट मोटिवेशन रहेगी आपके लिए। एक थॉट, एक मोटिवेशनल वीडियो आपको 10 मिनट के लिए मोटिवेट कर सकता है, लेकिन एक परमानेंट मोटिवेशन आपको आपकी आपके जो सर्कमस्टेंसेज हैं, आपके जो इनर फीलिंग्स हैं, वही दे सकता है। मैं कहूँगा कि सबसे फर्स्ट पॉइंट यही रहेगा कि आप मोटिवेट रहें, आपके अंदर एक मोटिवेशन होनी चाहिए। स्ट्रेटजी तो उसके बाद आएगी ना, क्योंकि पहले तो आप मोटिवेट होंगे तभी तो स्ट्रेटजी आएगी। तो उसके बाद सेकंड नंबर पे स्ट्रेटजी क्या है? स्ट्रेटजी मेरे हिसाब से ये वो चीज़ है कि हमने जब ठान लिया कि अब हमने ये चीज़ करनी है, अब उस चीज़ को करने के लिए एक स्ट्रेटजी अपनानी है। हर एक की स्ट्रेटजी अलग हो सकती है। मेरी स्ट्रेटजी क्या है, किसी दूसरे इंसान की स्ट्रेटजी क्या है, वो इंसान टू इंसान डिपेंड करेगा, वेरी करेगा। क्योंकि अगर मैं अपनी बात कहूँ, मुझे मॉर्निंग में पढ़ने की हैबिट है, और कोई ऐसा इंसान होगा जिसको इवनिंग में पढ़ने की हैबिट है, वो लेट नाइट तक पढ़ेगा। मैं लेट नाइट तक कभी नहीं पढ़ सकता, इवन कि मैं इवनिंग में कभी नहीं पढ़ सकता। तो ये हर एक इंसान की अपना नेचर, अपनी हैबिट है, वो उस हिसाब से एडजस्ट करता है। इसीलिए आप सबको आपने स्ट्रेटजी के हिसाब से चलना है। जैसे कि आप अगर इवनिंग में पढ़ते हैं तो आपको इवनिंग में जो भी आप जितने टाइम भी आप पढ़ते हैं, 6 घंटे, 7 घंटे, 4 घंटे, तो देन आपको वो 4 घंटे आपको एक मतलब वो अच्छे से लगाने हैं, दिल से लगाने हैं, ना कि ऐसे ही हमने 4 घंटे वेस्ट कर दिए और ना ही हमारे पास कोई भी आउटपुट नहीं आया। अब स्ट्रेटजी के लिए मैं ये बताऊंगा कि सबसे पहले स्ट्रेटजी आपकी ये होनी चाहिए कि जो भी टाइम आप स्टडी को दें वो एक इफ़ेक्टिव टाइम हो, एक क्वालिटी टाइम हो। और क्वालिटी टाइम का मतलब ये है कि आपके पास सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हमने कब क्या करना है। अगर हमने
सोच लिया है कि हमें आज दिन में ये टॉपिक कवर्स करने हैं। मेरा जैसे रहता था कि मैं सुबह उठता हूँ, सबसे पहले मैं टॉपिक लिखूँगा कि आज दिन मैंने क्या क्या टॉपिक कवर करने हैं। ये ज़रूरी नहीं होता है कि कभी कुछ टॉपिक छूट जाते हैं या कभी हम कुछ ऑडिशन में कर देते हैं, क्योंकि अभी हमने अगर सुबह प्लान बनाया है कि आज हमने 10 टॉपिक या 5 टॉपिक या 4 टॉपिक करने हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं रहता है। कभी क्या हो जाता है कि बीच में हमें कोई इंपॉर्टेंट काम या इंपॉर्टेंट ऐसी कुछ चीज़ हो जाती है, देन हम उस चीज़ को हम मैनेज कर सकते हैं। लेकिन हमने सबसे पहले एक सुबह उठ के ऐसा भी टारगेट सेट नहीं कर लेना है कि हम उसको अचीव ही ना कर पाएँ, लेकिन फिर भी अपनी एक कैपेसिटी के हिसाब से हमने छोटे छोटे टारगेट सेट करके उसको लेके आगे चलना है। स्ट्रेटजी मेरे हिसाब से यही रहेगी, क्योंकि स्ट्रेटजी इंसान टू इंसान वेरी करेगी कि आप कब कैसे और क्या करते हैं। मुझे एक चीज़ और लगता है कि ये स्ट्रेटजी बनाना कि हम कब कब पढ़ेंगे, इससे बेटर ये है कि हम कब कब दूसरे काम करेंगे, कब कब हम स्टडी से अलावा कोई और एक्टिविटीज़ करेंगे, उसके लिए टाइम टेबल बनाना चाहिए मेरे हिसाब से। और मैंने ऐसा तो नहीं किया है, मैं नहीं कहूँगा कि मैंने कभी दूसरे कामों के लिए टाइम टेबल बनाया। टाइम टेबल हम काफ़ी बार बनाते थे, लेकिन वो कभी फॉलो नहीं कर पाया हमने। लेकिन फिर भी मैं यही तब से उसी एक्सपीरियंस की वजह से मैं आपको ये कह रहा हूँ कि स्टडी के लिए टाइम टेबल बनाने से बेहतर है कि आप स्टडी के अलावा जो दूसरे काम हैं उनके लिए टाइम टेबल बनाएं। अब उसको एग्जीक्यूशन में लाना, उस चीज़ को, स्ट्रेटजी को एग्जीक्यूशन में लाना कितना इंपॉर्टेंट है। देखो, जब आपने ठान लिया कि हम अब क्या करेंगे, हमने ये चीज़ करनी है, ऐसे ऐसे करनी है, उसको हमें हमेशा एग्जीक्यूशन में लाना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अगर हम इसको किसी चीज़ को, किसी पॉलिसी को, किसी एक टाइम टेबल को बना के रखेंगे और उसको एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, उसको आप अप्लाई नहीं करेंगे अपने डे टू डे लाइफ में, तो देन इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। इसको अप्लाई करने के लिए हमें क्या करना है, मोटिवेट होना है। मोटिवेट होने के बाद हमने उस चीज़ को लेके चलना है। किसी ने कहा है कि स्टडी इतनी मुश्किल नहीं है जितना स्टडी के लिए बैठना मुश्किल है, क्योंकि हम फोकस नहीं हो पाते हैं। कभी कभी हम अपनी वो एक कंसंट्रेशन नहीं बना पाते हैं उस चीज़ को लेके। तो सबसे बेहतर ये रहेगा कि जो चीज़ आप डिसाइड करो, जो आप टारगेट सेट करो, उसको दिन में अचीव करने की पूरी से पूरी कोशिश करो। अपने आप में एक प्रॉमिस कर लो कि ये मैंने चीज़ करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा कितना ही टाइम, 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, ये जो 6 महीने आपकी लाइफ के हैं, ये आपकी पूरी लाइफ बना सकते हैं। आज तक आपने कितना टाइम दिया, आपके साथ क्या हुआ, ये मैटर नहीं करेगा, बट आने वाला टाइम आप क्या कितना कुछ कर लेते हो, ये आपको आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अब उसके बाद जब आपने एग्जीक्यूशन भी करना शुरू किया, फिर आपने करना है नोट मेकिंग। अब नोट कहाँ से बनाने हैं वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन नोट मेकिंग, मैं मानता हूँ कि किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए नोट मेकिंग इज़ वन ऑफ द मतलब इम्पॉर्टेंट थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। क्योंकि हम कभी क्या करते हैं कि हम बोलते हैं कि हमारे पास बुक्स है, हम इतना नोट मेकिंग क्यों करें। आप बुक्स से जितना भी पढ़ेंगे बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो जो बुक से पढ़ा, आपने हर एक टॉपिक के लिए अलग अलग बुक कंसल्ट करी, आपको याद ही नहीं रहेगा कि मैंने वो टॉपिक कहाँ से पढ़ा था, मैंने वो टॉपिक में क्या पढ़ा था। कभी आपको मन में नहीं करेगा कि यार इतनी सारी बुक्स है, इतनी सारी बुक्स से क्या क्या पढ़े हैं। हाँ, बहुत सारी बुक कंसल्ट करके आप अपने नोट्स बना सकते हैं, और वो नोट्स एक जगह पे होंगे आपके, और आप उन एक जगह से उस चीज़ को बार बार रिवाइज भी कर सकते हो, और आपको तैयारी करने में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो मैं यही कहूँगा कि नोट्स आप ज़रूर बनाएं, और नोट्स ऐसे हों कि आपके नोट्स ये नहीं हो कि आपके शॉर्ट चीज़ मिस कर दी, नहीं, आपको एक कम्प्रिहेंसिव नोट्स बनाने हैं, अच्छे से नोट्स बनाने हैं, और जिसको आप लेके आगे आने वाले टाइम में आपको कोई दूसरा सोर्स कंसल्ट करना ना पड़े। क्योंकि आपको पता है कि JKSSB के अकॉर्डिंगली जो भी आपके एग्ज़ाम हो रहे हैं, उनको हिसाब से आपको पता चल जाएगा। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, 1-2 साल से कर रहे हैं, या जो जिन्होंने 1-2 एग्ज़ाम दिए हैं, उनको ऑलरेडी पता है। और आने वाले वीडियोस में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सी चीज़ कहाँ से पढ़नी है। मैं वीडियोस क्लासेस नहीं लाऊंगा किसी टॉपिक के ऊपर, लेकिन मैं आपको सोर्सेज बताऊँगा, टॉपिक के रिलेटेड कोई बात बताऊँगा, कोई इन्फॉर्मेशन होगी ऐसी, वो बताऊँगा कि किस चीज़ को हमने कैसे करना है। क्योंकि पढ़ना सबको आता है, सोर्सेज हर एक को पता है, अवेलेबल है मार्केट में, हर एक चीज़ अवेलेबल है, ऑनलाइन और सब कुछ मिलता है। कमी है कहीं तो वो है गाइडेंस में, और एक प्रॉपर स्ट्रेटजी, कैसे क्या करना है, कैसे इसको हम एग्जीक्यूशन में लाना है, कैसे हमने अपने टारगेट सेट करने हैं और हमने कैसे उनको अचीव करना है। कहीं ना कहीं प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है, और हमने कैसे क्या मतलब हमने किस चीज़ को कब और कब करना है और कब नहीं करना है। ये चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, और इनके बारे में हमें सोचना है। क्योंकि आज के टाइम में ऑनलाइन क्लासेस आपको हर जगह से मिलेंगी। आई थिंक कितने ही हज़ारों में ऐसे यूट्यूब चैनल्स होंगे जो आपको लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे पेड है, फ्री हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुत सारे यूट्यूबर्स ने बहुत अच्छा भी किया है, और बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स को मैंने खुद भी फॉलो किया है। तो मैं आपको यही कहूँगा कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है नोट मेकिंग। किसी भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम के लिए आप जब भी कोई कम्पिटेटिव की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको नोट मेकिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। जब आपने नोट्स बना लिए, आपने उनको तैयार कर दिया एक बार। दूसरा है कि कम्पिटेटिव के लिए सबसे बड़ी चीज़, जो नंबर 5 आप देख रहे हैं, रिवीजन। अगर आप नोट्स भी बना लेते हैं,
एक बार उसको पढ़ भी लेते हैं, बहुत अच्छे नोट्स बनाए हैं, उन नोट्सों के मुकाबले कोई और नोट्स हैं ही नहीं मार्केट में, तो भी फ़ायदा नहीं होगा अगर आप उसको रिवाइज़ नहीं करेंगे। ये नहीं कि एक बार रिवाइज़ कर दिया काफ़ी है। मैं कहता हूँ कि अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव के लिए तैयारी कर रहे हैं तब तक रिवाइज़ करते रहिए जब तक आपका वो एग्ज़ाम हो नहीं जाता है। और रिवाइज़ कैसे करना है? अगर रिवाइज़ करना बहुत मुश्किल हो जाता अगर आप नोट मेकिंग नहीं करोगे। अगर आपने नोट्स नहीं बनाए हैं अपने खुद के, वो चीज़ आपको रिवाइज़ करनी मतलब बहुत ही टफ हो जाएगी। आप उसको कभी भी कंप्लीट अच्छे से नहीं कर पाएंगे और आप पेपर के बाद पछताएंगे। इसलिए ये चीज़ मेरे साथ हुई है, मैंने एक्सपीरियंस करी है, तब जाके मैं आपको बता रहा हूँ। इवन कि मैं बहुत लकी हूँ कि मैंने फ़र्स्ट टाइम GKSSB का एग्ज़ाम दिया 2000 आई थिंक 20 में, जो आप सभी जानते हैं, पंचायत अकाउंट असिस्टेंट। तो उसमें ही फ़र्स्ट टाइम ही क्वालिफाई हो गया। मेरा हार्ड वर्क भी था और साथ में कुछ लक ने भी काम किया, तो ये हो गया। और सेकंड टाइम मैंने जब फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम दिया तो लकली और कुछ हार्ड वर्किंग जो मेरी खुद की थी और कुछ स्ट्रेटजी जो मैं आप सबको बता रहा हूँ, उसके कारण उसमें भी अच्छा स्कोर आ गया और उसमें भी मेरी सिलेक्शन हो गई। हालांकि अभी वो स्क्रैप हो गया है, फिर भी तो रिवीजन मस्ट है। मेरा यही मैं कहने का मतलब है कि रिवीजन मस्ट है। तो आपको रिवीजन, जब तक आप रिवाइज़ नहीं करेंगे तब तक आप किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने का सोच नहीं सकते। जब आप रिवाइज़ भी कर रहे हैं और साथ में आपको मॉक टेस्ट देने हैं, अब आपने रिवाइज़ कर दिया तो आपको अपनी परफॉर्मेंस को चेक करना है, उसके लिए मॉक टेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। अब मॉक टेस्ट देंगे तभी आप उसको अपने आप को जज कर पाएंगे कि हमने कितनी तैयारी की और कहाँ पे हमें लैग कर रहा हूँ, कहाँ पे मुझे प्रॉब्लम आ रही है। इसी तरह से मैं आपको और भी चीज़ें बताऊंगा, सोर्सेज बताऊंगा। अगर देखो, अगर आपके पास टाइम है, अगर आपके पास टाइम है, आप एनसीईआरटी के साथ जा सकते हैं। एनसीईआरटीज़ आप कौन कौन सी पढ़ें जेकेएसएसबी के लिए? मैं कहता हूँ कि आप जेकेएसएसबी के लिए सिर्फ 11th और 12th की एनसीईआरटीज़ फॉलो करें, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं कि आप यूपीएससी की तरह 10 से या 8 से लेके बैठ जाएं या 6 से लेके बैठ जाएं। ये आपके लिए पॉसिबल भी नहीं है और साथ में आप उस चीज़ की करने की ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है। उसके बाद स्टैंडर्ड बुक्स हैं, कुछ स्टैंडर्ड बुक्स हैं जो मार्केट में हैं। और कौन कौन सी स्टैंडर्ड बुक्स हैं, कुछ के नाम या कुछ के पब्लिकेशंस में अभी नीचे बताऊंगा। तो कुछ उसके बाद एनसीईआरटी के बाद स्टैंडर्ड बुक प्रेफर कर सकते हैं, लेकिन ये आप तब कर सकते हैं जब आप एनसीईआरटी को फॉलो तभी करिएगा जब आपके पास इनफ टाइम हो, 3-4 महीने का। उसके बाद आप, जैसे मैंने आपको बताया कि सेल्फ प्रिपेयर्ड नोट्स होने चाहिए। सोर्सेज तो यही है, सेल्फ प्रिपेयर्ड नोट्स। जैसे आप ऑनलाइन नोट्स आते हैं, हॉलीवुड नोट्स या कोचिंग इंस्टीट्यूट के, सॉरी इधर कोचिंग की स्पेलिंग शायद गलत है, सॉरी फॉर दैट। उसके बाद नोट्स फॉर रिवीजन, क्योंकि आपको जैसे ही मैंने बोला कि रिवाइज़ करने के लिए आप शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं। रिवाइज़ करने के लिए आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। और शॉर्ट नोट्स आप कहाँ से बनाएं? मेरा कहने का मतलब कि जो आपने पहले नोट्स बनाए हैं, आप 1-2 बार रिवाइज़ कर रहे हैं, तीसरी बार चौथी बार जब रिवाइज़ कर रहे हैं तो आप उसमें से ऐसे पॉइंट शॉर्ट नोट्स में नोट कीजिए जो आपको भूल रहे हैं या जो आपको कभी अच्छे से याद नहीं रह मतलब याद नहीं रह पाते या याद करने में मुश्किल है, या जिसको आप ऐसा होता है कि कुछ दिन बाद भूल जाते हो, है ना। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप रिवीजन नोट्स में, जो रिवीजन के लिए नोट्स बनाओगे शॉर्ट नोट्स, उनमें ऐड कर सकते हैं। साथ में आप शॉर्ट नोट्स में एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं कि करंट अफेयर्स, जो रिसेंटली करंट अफेयर है वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हम तैयारी करते हैं 5 महीने, इधर जेकेएसएसबी का तो हिसाब ऐसा भी रहता है कि साल 2 साल हो जाते हैं। तो इसलिए जो आप शॉर्ट नोट्स बनाएंगे रिवीजन करने के लिए एग्जाम के कुछ दिन पहले, तो उस चीज़ में आप करंट अफेयर को भी ऐड कर सकते हैं। और आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं, ऑफलाइन या ऑनलाइन। अब 2 क्वेश्चन होते हैं, बच्चे पूछते हैं कि सर मॉक टेस्ट तो देंगे लेकिन ऑफलाइन देंगे या ऑनलाइन देंगे? तो मेरा कहने का मतलब यही है कि ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी हो मोड हो, लेकिन वो बेस्ट है, लेकिन होना चाहिए इफेक्टिव। आप जिस इंस्टीट्यूट से या जिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, वो इंस्टीट्यूट या वो प्लेटफॉर्म एक क्वेश्चन पेपर को ऐसे सेट करे एज पर जेकेएसएसबी पैटर्न होना चाहिए। बाकी आप कहीं से भी दे सकते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन, इसमें कोई इशू नहीं है। और स्टैंडर्ड बुक्स की बात करते हैं, कुछ बुक्स बताऊंगा मैं। जैसे कि जनरल नॉलेज विद रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर के लिए आप खलील पब्लिकेशन या अरिहंत की एक बुक आती है, उसको फॉलो कर सकते हैं। खलील पब्लिकेशन भी मैंने पढ़ी है और अरिहंत की भी मैंने पढ़ी है। तो मुझे लगता है कि खलील पब्लिकेशन पहले अच्छी थी, लेकिन अभी जेकेएसएसबी कुछ हद तक डीप जा रहा है, तो इसलिए आप अरिहंत की भी यूज़ कर सकते हैं। एक और बुक भी आई थी मुकेश शर्मा की, आई थिंक, वो भी आप फॉलो कर सकते हैं ज्योग्राफी के लिए, खासकर जैन की ज्योग्राफी के लिए। उसके बाद जनरल नॉलेज के लिए आप लूसेंट की येलो बुक आती है, वो फॉलो कर सकते हैं, या अरिहंत की मनोहर पांडे की एक बुक है, वो फॉलो कर सकते हैं। ये दोनों अच्छी हैं। इसमें आपको कुछ हद तक हिस्ट्री मिल जाएगी, कुछ हद तक पॉलिटिकल भी मिल जाएगी, कुछ हद तक आपको इसमें जनरल नॉलेज जो आपको है वो मिल जाएगी, जैसे कि ज्योग्राफी हो गया, क्राफ्ट्स के रिलेटेड हो गया, या कोई मतलब
लैंड फॉर्म है, ये फिज़िकल फीचर्स हैं, कुछ हद तक ये चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। उसके बाद कंप्यूटर्स के लिए मैं खुद की बात करूँ तो मैं कंप्यूटर बैकग्राउंड से हूँ, तो मैं जानता हूँ कि, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, तो जैसे हम कह रहे थे कि लूसेंट के लिए आप मतलब जनरल नॉलेज के लिए आप लूसेंट ले सकते हैं, नोर पांडे को देख सकते हैं। और जैसे कि मैं खुद की बात करूं तो मैंने दोनों को फॉलो किया और एक शॉर्ट नोट्स बनाए, और उनको मैंने लूसेंट से जो भी अपना हिस्ट्री का पोर्शन था, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के टाइम, वो भी लूसेंट से पढ़ा। और आर्यन के टाइम, आर्यन से मैंने खासकर कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ा था, लेकिन मैंने लूसेंट को अच्छे से फॉलो किया है। उसके बाद कंप्यूटर की बात है, तो कंप्यूटर के लिए मैं खुद की बात करूं तो मैं कंप्यूटर बैकग्राउंड से हूँ। ग्रेजुएशन के अंदर मुझे कंप्यूटर एप्लीकेशन करके एक सब्जेक्ट था, तो इसलिए मुझे कंप्यूटर मेरे लिए थोड़ा और ज़्यादा आसान हो गया। फिर भी मैंने इसके लिए दिशा पब्लिकेशन की बुक को, एक नोट्स आते हैं, PDF थी, उसको प्रिंट करवाया, और अच्छे नोट्स थे वो, मुझे अच्छे लगे क्योंकि उसमें थोड़ा अच्छे से दिया था। आर्यंत मैंने खुद नहीं पढ़ा, लेकिन बहुत सारे एस्पिरेंट ये भी कहते हैं कि आर्यंत भी एक अच्छी बुक है, अच्छे नोट्स हैं, तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें कि आपको कौन सा अच्छा लगता है, ठीक है। और मैं यही कहूँगा कि कंप्यूटर के लिए दिशा पब्लिकेशन मेरी ओर से रिकमेंडेशन रहेगी आपको, मैं रिकमेंड यही करूँगा। और आर्यंत भी है, लेकिन आर्यंत कोई कहता है कि इसमें कंटेंट थोड़ा कम है, फिर भी आप दोनों बुकों को कंसल्ट कर लें और अच्छे से इन दोनों बुक को देख के कोई सी भी एक सेलेक्ट कर लें। उसके बाद साइंस पोर्शन है। साइंस पोर्शन के लिए जो साइंस बैकग्राउंड से बच्चे हैं उनको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मतलब कोई ज़्यादा सोर्स ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो शायद आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं या किसी और बैकग्राउंड से, कॉमर्स से हैं, तो उनके लिए कहीं ना कहीं साइंस एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, लेकिन डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके लिए आप जिस लिस्ट मिलेगी, NCERT लिस्ट मिलती है, महेश बर्नवाल की, M बर्नवाल की, आप वो ले सकते हैं। आपको ऑनलाइन अमेज़ोन पे वो अवेलेबल होगी, और वो आप वहाँ से एक ईज़िली कर सकते हैं, उसमें सब कुछ है। वैसे ही इकोनॉमिक्स के लिए भी आप वही लिस्ट ले सकते हैं, NCERT लिस्ट ले सकते हैं। उसके बाद इंग्लिश, इंग्लिश तो आपको पता ही है, आप इंग्लिश कहीं से भी पढ़ सकते हैं, जैसे कोई बुक ले ले, कोई अच्छी सी बुक, ग्रामर की बुक ले लेते हैं आप, या कोई यूट्यूब चैनल, जैसे कोई भी इंग्लिश का के लिए यूट्यूब चैनल है, डियर सर हो गया, जैसे मैं कभी डियर सर को ज़्यादा फॉलो करता हूँ आज भी, और साथ में बहुत सारे दूसरे भी चैनल्स हैं, जैसे इंग्लिश गुरु करके शायद ये कोई चैनल था, तो मैं ज़्यादातर मैंने डियर सर को फॉलो किया, ठीक है। आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें कि आप इंग्लिश के लिए कहाँ से करना चाहते हैं, ठीक है। मेरे पास आर्यंत ग्रामर भी था, तो मैंने मिक्सअप करके इंग्लिश को मैंने ज़्यादा उतना नहीं पढ़ा, क्योंकि इंग्लिश ज़्यादा रहता भी नहीं है कुछ ज़्यादा पढ़ने के लिए, क्योंकि ग्रामर वही रहता है जो हम बचपन से पढ़ते आए हैं। उसके बाद पॉलिटी, आपको पॉलिटी के लिए कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप जिस्ट ले लें, पॉलिटिकल के लिए भी M बर्नवाल की ही ले लें। अगर आपके पास टाइम है तो आप सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ सकते हैं। उसके लिए जो JKSSB के लिए जो तैयारी कर रहा है उसको क्या कर सकता है, एक सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ सकता है। सिलेक्टेड इन द सेंस कि आपको, जैसे कि कभी पॉलिटिकल में आएगा कि आपने फंडामेंटल राइट्स पढ़ने हैं, DPSPs पढ़ने हैं, ठीक है, आपने ड्यूटीज़ पढ़नी है, ठीक है, तो आप वही चीज़ पढ़ें जो आप मेंशन है, ठीक है, स्ट्रिक्टली एज पर सिलेबस। अगर आपको ऐसे जनरल बताया जाता है कि आपको इंडियन पॉलिटी बताना है, तो इंडियन पॉलिटी जब आएगा तो आपको लक्ष्मीकांत के साथ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको लक्ष्मीकांत के साथ जाओगे तो आपके दो ढाई महीने ऐसे ही वेस्ट हो जाएंगे। जिसने आप पहले कभी लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ी है तो उसके डेफिनेटली दो ढाई महीने आराम से जाएंगे। इसलिए अच्छा ये रहेगा कि आप फिर पॉलिटिकल के लिए कुछ लिस्ट ले लें, या किसी अच्छे इंस्टीट्यूट के नोट्स ले सकते हैं आप। जैसे कि आप अगर कहीं अच्छी से आप कंप्रिहेंसिव मतलब थोड़ी डीप तैयारी करना चाहते हैं नोट्स के माध्यम से, तो आप किसी जैसे UPSC के लिए कोई कई सारे इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो ऑनलाइन PDFs वगैरह देते हैं, देन आफ्टर आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें। लेकिन अगर आपके पास टाइम है, सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ लें। अगर आपके सिलेबस में सिलेक्टेड टॉपिक हैं तो आप इनके साथ जा सकते हैं। किसके साथ, लक्ष्मीकांत के कुछ सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ सकते हैं, जैसे सिटीजनशिप हो गया, जैसे आपके पास फेडरल सिस्टम हो गया, पंचायती राज हो गया, म्यूनसिपलिटीज़ के हो गया, 73rd अमेंडमेंट हो गया, तो वैसे वैसे चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। और ऐसे ही पॉलिटी जो हमारी JNK के अंदर भी आती है, जैसे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आता है, और उसके बाद ये आपको उसमें इंक्लूड हो जाएगा जो जनरल नॉलेज आप JNK की लेंगे। लेकिन फिर भी उसके लिए भी अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी, कोई इंपॉर्टेंट PDF होगी, तो इन फ्यूचर में आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगा। रीजनिंग के लिए आप यूट्यूब पढ़ सकते हैं, वाईफाई स्टडी है, बहुत सारे यूट्यूब पे आपको अच्छी खासी बैंकिंग के लिए जो रीजनिंग पढ़ाते हैं तो वो आपको मिल जाएगा। और मैथ्स के लिए मैं कहूँगा, मैथ्स के लिए आप फास्ट ट्रैक ले सकते हैं, आर्यन की एक बुक है, और साथ में आप क्या कर सकते हैं, यूट्यूब का कोई चैनल भी कंसल्ट कर सकते हैं। मेरे हिसाब से मैं वीडियो से 5-6 मिनट का ही बनाना चाह रहा था, लेकिन ये वीडियो अभी काफ़ी लंबा हो गया, 24 मिनट का हो गया है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, पसंद आएगा, और ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू सो मच।